Hello, hi. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम साइंस के बारे में। एक वीडियो हमने होम साइंस के बारे में डाल दिया है, राइट, हेल्थ एजुकेशन के बारे में। एंड दिस इज़ उसी के आगे सेकेंड वीडियो है। एंड हम पेज नंबर 36-35 पे थे, उसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे। सो देखते हैं, चलते हैं। एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। कर दिया करो सरकार, आपका कुछ नहीं जा रहा। चलो, बस पेज देख लें, सेम पेज है कि नहीं। 635, ओके, आगे इसके पहले का शायद, यस, दिस इज 636, हाँ 635, राइट। हाँ, ये हो चुका था हमारा, राइट। अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन, ये जो है शरीर के प्रजनन, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है। इसी विभाजन के कारण संतानें लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होती हैं, राइट। चलो बेटा, तो 30 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। अभी 31 से सीधा स्टार्ट करते हैं उसी के आगे। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप कौन सा है बेटा? संयोजी कोशिकाओं का, ठीक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शरीर के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को संयोजक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसके कारण इनमें अंतःकोशिकीय पदार्थ भी सामान्य से अधिक विद्यमान होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। एटीपी संबंधित है। एटीपी किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट। एक्सप्लेनेशन, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट के संयोग से होता है। अभी हमारा एक चैप्टर हमारा हुआ, नेक्स्ट हमारा है पेशीय तंत्र, ठीक। इसमें हमारा क्वेश्चन है, ऊतकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उपकला ऊतक कहते हैं। ऊतकों का समूह जो शरीर के आवरण एवं शारीरिक गुहाओं के स्तर पर पाया जाता है उसे उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। उपकला ऊतक पूरे शरीर में फैले हुए हैं। वे सभी शरीर के सतहों, रेखा शरीर, गुहाओं और खोखले अंगों को कवर करते हैं और ग्रंथियों में प्रमुख ऊतक हैं। वे कई प्रकार के कार्य करते हैं, जिनमें सुरक्षा, स्राव, अवशोषण, उत्सर्जन, निस्पंदन आदि आते हैं, राइट। अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नीचे दी गई सूची से स्थैतिक कार्य के संकेतक कौन कौन से हैं? तो कौन से कार्य के संकेतक हैं हमारे? ये हमारा है ए, बी और डी। ए कौन सा है हमारा? देखिए, ए मांसपेशियों का संवर्धित रक्त प्रवाह, ठीक, और मांसपेशियों में अविच्छिन्न संकुचन। उसके बाद हमारा कौन सा है? डी, राइट, ऑक्सीजन मुक्त ऊर्जा उत्पादन, राइट। अभी देखो बेटा, स्थैतिक कार्य के संकेतक, मांसपेशियों का संवर्धित रक्त प्रवाह, मांसपेशियों में अविच्छिन्न
संकुचन, ऑक्सीजन मुक्त ऊर्जा का उत्पादन, राइट। ये हमारा हो गया। अच्छा सॉरी, अब ये है एक्चुअली आपके एग्ज़ाम में भी थोड़ा टाइम है ना, अच्छे से पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा तुरंत, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू, टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी के लिए इंटरव्यू है, टीजीटी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो एंड गेट अ सीट। पेशियों की थकान को मापने का यंत्र, पेशियों की थकान को मापने का यंत्र अर्गोमीटर कहलाता है, राइट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा तर्क है, एक जो है स्टेटमेंट है और दूसरा जो है रीज़न है उसका। तो देखते हैं क्या है। वजन को जमीन से उठाने के लिए पीठ की मांसपेशियों की बजाय टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए। पीठ की मांसपेशी टांग की मांसपेशी से कमज़ोर होते हैं। रीज़न बोल रहा है, अब आंसर बोल रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो इसे बोल रहा है ए और आर दोनों सही है। वजन को जमीन से उठाने के लिए पीठ की मांसपेशी की बजाय टांग की मांसपेशी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पीठ की मांसपेशी टांग की मांसपेशी से कमज़ोर होते हैं, राइट। तो दोनों सही है। 37, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? लैक्टिक एसिड। शक्ति व्यवस्थापन में थकान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। थकान दो प्रकार के होते हैं। जब कोई काम करते हैं थक जाते हैं ना, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। ये तो सबको मालूम है। किसी व्यक्ति द्वारा लगातार कार्य करने से उत्पन्न थकान को शारीरिक थकान कहते हैं। आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपके शरीर के सारे अंग क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं, तो आपका वो शारीरिक थकान हो गया, राइट। इस क्रिया में ऑक्सीकरण का ह्रास होने लगता है। इसके फलस्वरूप CO2 जल एवं लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे थकान का अनुभव होता है, करेक्ट। दूसरा क्या होता है बेटा? मानसिक थकान। इसमें नीरस, कुंठाजन्य, बोरियत। नीरस में क्या आएगा? मानसिक थकान में नीरस मतलब किसी काम करके एकदम आपको मज़ा नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बोर लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपके मनपसंद का काम नहीं है, बोरियत होती है और कमी होती है, राइट। दूसरा क्या होता है मानसिक थकान में? कुंठाजन्य, असफलता का डर, आपको डर लगता है कहीं आप फेल ना हो जाओ, राइट। कार्य कुशलता में कमी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी समय बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ठीक है ना, ये बोल रहा है एक्सरसाइज करने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। काफ़ी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण होता है। क्लियर। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मापता है, किस चीज़ को मापता है? इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे चलना चाहिए एक्सप्लेनेशन में, देन आई विल गिव यू आंसर। आपके जो भी सजेशंस होंगे प्लीज़ मुझे दीजिए, सो दैट आपके अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजिंग करनी है आई कैन डू इट, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों के बीच इलेक्ट्रिक फिनोमिना को मेज़र करता है, मापता है, राइट। पेशी तनाव, टिटैनी नामक रोग किसकी वजह से होता है? शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। पेशीय तनाव, टिटैनी नामक रोग शरीर में कैल्शियम स्तर कम होने से होता है। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा शरीर के ठोस तंतुओं में पाई जाती है, जैसे हड्डी व दांत, तथा 1% कैल्शियम रक्त तथा मांस, जिगर व हृदय से पाया जाता है। अब देखो यहाँ दो प्रकार की सूचियां हैं, इसमें जो है आपको टैली करना है, राइट। चलो ये आपका एक सीधे करेक्ट आंसर पे आते हैं, आपका सी सही है, राइट। तो ये आपके देखें, ये आपकी गति है और जोड़ और मांसपेशियां और गतिविधियां हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। यहाँ देखो प्राक्षेपिक, चूँकि हिंदी में थोड़ा सा मुझे भी होता है, बट कंटेंट होम साइंस का हिंदी में अवेलेबल है,
तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश तो आप देख ही लोगे, ठीक है ना। जो आपके यहाँ है अभी प्रेजेंटली वो मैं आपको जो डिलीवर कर रही हूँ। प्राक्षेपिक गति, गति स्कंद जोड़, स्थैतिक गति कोहनी जोड़े, स्थैतिक संकुचन अचल वस्तु को उठाना, आकुंचन फ्लेक्सरल गुरुत्व विरोधी मांसपेशी तथा प्रसारक एक्सटेंशनर, राइट। सह संकुचन आंकुचन तथा संकुचन का संकुचन। एक्चुअली माय सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स ना, एंड इकोनॉमिक्स में तो सारा इंग्लिश का एवरीथिंग इज देयर, राइट। होम साइंस का थोड़ा इशू है कि मतलब अभी इंग्लिश में एक बुक है DSSP की, बहुत सी पतली सी है। तो पहले तो ये हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, एंड उसके बाद अगर टाइम बचा, क्योंकि ये बुक्स ही बहुत बहुत मोटी है, ठीक है ना, पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात है। सारे क्वेश्चन जब क्वेश्चंस इधर से हो जाएंगे देन हम जो है, या बीच बीच में डालते रहेंगे, आप ना सजेशन बताते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में डाल देंगे, ठीक है ना। चलो, तो प्राक्षेपिक गति स्कंद जोड़, स्थैतिक कोहनी के जोड़े, स्थैतिक संकुचन अचल वस्तु को उठाना, आंकुचन फ्लेक्सर तथा प्रसारक एक्सटेंशनर, ये जो है गुरुत्व विरोधी मांसपेशी। सह संकुचन आंकुचन तथा संकुचनों का संकुचन क्लिष्ट हिंदी है, पढ़ डालो बस। चलो, ये स्टेटमेंट है एंड रीज़न है, राइट। तो सीधे आंसर पे ही आते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, आंसर इधर नहीं है फिलहाल, ये तो पढ़ ही लो, है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे एक्सप्लेनेशन में। कार्य का निष्पादन में योगदान दिए बगैर देह को उसके किसी भाग को स्थिर स्थिति में रखने के लिए आवश्यक स्थैतिक मांसपेशीय संकुचन के कारण स्थैतिक कार्य का परिणाम निकलता है। मांसपेशीय गतिविधि के कारण रक्त वाहिकाओं का अधिरोधन मांसपेशियों में रक्त प्रवाह लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है, जिसका परिणाम दर्द तथा मांसपेशीय निर्बलता होता है, ठीक है ना, ये बोला है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देख लो क्या है, आ जाओ। कार्य निष्पादन में योगदान दिए बगैर देह को उसके किसी भाग को स्थिर स्थिति में रखने के लिए आवश्यक स्थैतिक मांसपेशीय संकुचन के कारण स्थैतिक कार्य का परिणाम निकलता है। क्योंकि मांसपेशीय गतिविधि के दौरान रक्त वाहिकाओं में अवरोधन मांसपेशियों में रक्त प्रवाह के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकते हैं, जिसका परिणाम दर्द और मांसपेशीय निर्बलता होता है, ठीक है ना। उदर आंत्र भित्ति गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है ना। मृदु मांसपेशी स्मूथ मसल्स से बना होता है। हमारे शरीर में अंगों की गति एवं गमन के लिए विशेष प्रकार के सफ़ेद या लाल से ऊतक होते हैं, जिन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं? एडिपोज। शरीर में श्वेत सार स्टार्च की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे एडिपोज ऊतक वसीय ऊतक में एकत्रित हो जाते हैं। सामान्यतः शरीर में अवशोषित होने वाला स्टार्च आवश्यकता से अधिक वसीय ऊतकों में जमा हो जाते हैं। मांसपेशियों के कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना क्या है? हिलना डुलना क्या है बेटा? ये हमारा फ्लैक्सियन एंड आपका एक्सटेंशन। मांसपेशियों
के कार्यकरण के संदर्भ में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन कहलाता है। फिर स्टेटमेंट है एंड रीज़न है, राइट। आंसर्स यहाँ नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ लो। सतत मांसपेशी गतिविधि के दौरान ऑक्सीजन यानी दैहिक मांसपेशियों के अंदर उपस्थित ग्लाइकोजन खंडित होता है और उपापचय लैक्टिक एसिड CO2 ऊष्मा तथा आर्द्रता के साथ साथ ऊर्जा निष्कासित करता है। सतत मांसपेशीय गतिविधि के दौरान O2 कुछ समय बाद ऊर्जा के निष्कासन को प्रतिबंधित करता है क्योंकि दैहिक मांसपेशियां उपापचय के संचालन से जुड़ी हैं। आंसर पे आते हैं। आंसर क्या है हमारा? वेट, जस्ट वेट। चलो, सतत मांसपेशीय गतिविधि के दौरान ऑक्सीजन दैहिक मांसपेशियों के अंदर उपस्थिति में ग्लाइकोजन खंडित होता है और उपापचय लैक्टिक एसिड CO2 ऊष्मा तथा आर्द्रता के साथ साथ ऊर्जा निष्कासित करता है। इस प्रकार ए सही है परंतु आर असत्य। अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। अंगों को जोड़ने का कार्य बेटा संयोजी ऊतक द्वारा किया जाता है। अंगों को जोड़ने का कार्य संयोजी ऊतक द्वारा किया जाता है। संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। इनका मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। यह ऊतक मानव शरीर के प्रत्येक अंग में पाए जाते हैं। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? ये जो है कंडराओं द्वारा बंधे रहते हैं। पेशियों के सिरे अस्थियों या उपास्थियों से जोड़ने का कार्य कंडराओं का होता है, टेंडन्स, राइट। कंडराओं का निर्माण असंकुचनशील श्वेत कोलेजन तंतुओं से होता है जो कि त्वचा की डर्मिस अस्थियों उपास्थियों पेशियों तंत्रिकाओं का आवरण भी बनाते हैं। कंडराएं शारीरिक गति को बनाए रखने में भी सहायक होती हैं। शरीर में लगभग 500 से 600 राइट मांसपेशियां होती हैं। शरीर में लगभग मांसपेशियां कितनी होती हैं? 500 से 600। तो मानव शरीर में 500 से 600 मांसपेशियां कुल 639 पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक मांसपेशियां पीठ में। सबसे ज़्यादा मसल्स कहाँ पाया था बेटा? पीठ में 180 पाई जाती हैं। मांसपेशियां कोशिकाओं द्वारा निर्मित संकुचनशील ऊतकों से बनी होती हैं। पेशीय कोशिकाएं भ्रूण के मेसोडर्म से बनते हैं, जबकि आँखों की आइरिस एवं सिलियरी कायकी पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव है? ताल में समायोजन क्रिया, मानव नेत्र में ताल के समायोजन की क्रिया सिलियरी मांसपेशियों द्वारा संभव हो पाता है। सिलियरी मांसपेशियां रोमक मांसपेशी एक प्रकार की वृत्ताकार मांसपेशियां होती हैं जो जोन्यूल्स को शिथिल तथा संकुचित करके नेत्र के लेंस को परिवर्तित कर फोकस करने में सहायता करती हैं। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बेटा? पेशियों के विकास के लिए प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम, एक्सरसाइज, राइट, एंड स्वच्छ वायु सभी जरूरी है। मांसपेशियां शरीर को रूप प्रदान करती हैं तथा शरीर की गति को भी नियंत्रित करती हैं। चलना फिरना, उछलना, दौड़ना, सांस लेना मांसपेशियों की गति के फलस्वरूप संभव हो पाता है। नियमित व्यायाम विश्राम से मांसपेशियां ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। व्यायाम करने से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। आइए ठीक है ना।
रक्त संचार की गति बढ़ जाती है। पौष्टिक एवं प्रोटीन युक्त भोजन करने से मांसपेशियों के बीच रेशों की नसें मोटी और लंबी बनती हैं। वहीं स्वच्छ वायु मांसपेशियों के रक्त में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर उसे पुष्ट करती है। तंतु वैली क्या होता है? यह एक प्रकार की संधि है या यह प्रकार की मांसपेशी है। यह एक प्रकार के मध्य भाग है। यह पेशी का मूल स्थान है। तो क्या है बेटा? यह एक प्रकार का मध्य भाग होता है। तंतु यानी तुंद यानी वैली मानव शरीर के मांसपेशियों का मध्य भाग होता है। ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं बेटा? पेशियां, ठीक है ना। ऐच्छिक पेशियां, इसमें गहरी हल्की धारियां पाई जाती हैं। इनमें से किसी का नियंत्रण इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं। तो ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? ऐच्छिक पेशियां शरीर में अस्थितंत्र बाह्य त्वचा के मध्य पाई जाने वाली असंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं। वे कोशिका का आकार बदल देती हैं। मनुष्य के कुल 640 पेशियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांश पेशियां लगभग 400 रेखीय होती हैं। रेखीय पेशियां प्रायः तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में मनुष्य के इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जिसके कारण इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ऐच्छिक या रेखीय पेशियां अपने दोनों सिरों पर टेंडन द्वारा अस्थियों से जुड़े होते हैं। इस प्रकार की पेशियां अग्र तथा पश्चपाद एवं पीठ में पाई जाती हैं। स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं, ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है। यह तत्परता क्या कहलाती है? मसल टोन। पेशियों का शारीरिक क्रिया के तत्परता के लिए कसावट की स्थिति में रहना पेशीय टोन अथवा मसल टोन कहलाता है। सामान्य स्थिति में पेशी खुद ही कुछ तनी होती है, जिसे टोन कहते हैं। इसी टोन के कारण पेशियां बिना थके एक सी स्थिति में रहती हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक कार्य प्रणाली पर आधारित है, जिसके द्वारा अलग अलग समूह के पेशीय तंतु संकुचित और शिथिल होते हैं, जो हर समूह को आराम और सक्रियता की अवधि प्रदान करती हैं। राइट। मांसपेशियों में जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि 70% होता है। राइट। मांसपेशियों में जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि का 70% होता है। समझ पा रहे हैं सरकार? मांसपेशियां जो होती है ना, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा का 70%। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा का 70% होती हैं। मांसपेशियां मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य होती है। जो हमारा बोन्स होता है ना, बोन्स के बाहर एरी जो हमारा मसल्स होता है, जानते ही हो आप है ना? ठीक है ना, वो क्लासेस में डिटेल है। ठीक है, मसल्स और स्किन के नीचे यही तो हमारा मसल्स है। राइट, होती हैं। तो स्किन के मतलब जो हमारे स्किन के नीचे और अस्थियों के बीच, दोनों के बीच में होती हैं। राइट। मांसपेशियां अस्थियों के ऊपर आवरण की तरह परतों के रूप में पाई जाती हैं। शरीर में छोटी बड़ी 639 मांसपेशियां होती हैं लगभग, अप्रॉक्स। करेक्ट। चलिए आ जाइए इधर, ये हमारा हो गया। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? ये हमारा 50%। राइट। सही ना, दिस इज ओके। ठीक है ना, तो लगभग
50%। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग 50% होती हैं। शरीर के समस्त पेशियां पेशी ऊतकों से निर्मित होती हैं। पेशी ऊतकों का निर्माण मूल रूप से पेशी कोशिकाओं से होता है। इसके 3 भाग होते हैं: मूल स्थान, मूलबंध, तुंद तथा कंडरा या निवेश। निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? मांसपेशियों द्वारा शरीर की गति संभव होती है। शरीर की विभिन्न पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। अस्थियां स्वतः गति नहीं करती। अस्थियां पेशियों की सहायता से कार्य करती हैं। मांसपेशियां मुख्य रूप से शरीर में त्वचा तथा अस्थियों के मध्य स्थित होती हैं। राइट, ये हमारा आ गया अस्थितंत्र। ठीक है ना। जब अस्थियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे हेमरेज कहा जाता है। ठीक है ना। जब अस्थियां टूट जाती हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है। इसे हेमरेज कहा जाता है। अस्थियों का निर्माण कुछ लवणों द्वारा होता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोनेट मुख्य लवण है। जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो यह कहलाती है, क्या कहलाती है? बहुखंड अस्थि भंग। जब हड्डी 3 या अधिक टुकड़ों में टूटी हो तो इसे बहुखंड या अस्थिभंग कहते हैं। यानी क्या कहते हैं बेटा? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। राइट। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? जंघास्थि। ठीक है ना। जंघास्थि हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। बोन्स हमारी। देखो कितनी बार आया है क्वेश्चन। उत्तराखंड में भी आया है, डाइट में भी, प्रवक्ता में भी आया है और आपका पीजीटी 2009 में भी आया है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी फीमर होती है। ठीक। यह जंघे की लंबी मजबूत त्रिभुजाकार हड्डी नितंबास्थि यानी हिप बोन, ठीक है ना, होती है एवं अंतरजंघिका टिबिया के मध्य स्थित रहता है। कोशिका कंकाल का उदाहरण। कोशिका कंकाल क्या होता है बेटा? देखते हैं आगे। कोशिका कंकाल देखो, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड मध्यवर्ती तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट आदि कोशिका कंकाल का उदाहरण है। यहाँ देखिए हमारा स्टेटमेंट है, रीजन है। सेम। तो मजबूत हड्डियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी दोनों की आवश्यकता होती है। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करती है। इसमें बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, यानी मजबूत अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी दोनों की ज़रूरत होती है। भाई नेचुरल से अधिक कैल्शियम भी चाहिए और विटामिन डी भी चाहिए। ठीक। हमारे शरीर में हड्डियां कैल्शियम से बनती हैं। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। करेक्ट। फिर स्टर्नम को क्या बोलते हैं बेटा? स्टर्नम को कहते हैं हम सीने की हड्डी। जो हमारे सीने की हड्डी होती है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। यह लंबी एवं चपटी अस्थिवक्ष के बीच गर्दन के नीचे पेट के ऊपर स्थित होती है। पसलियों के सामने के सिरे इसी लंबाई के अनुदिश दोनों ओर जुड़े होते हैं। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं? मनुष्य के क्रेनियम में कितनी बोन्स उपस्थित होती हैं? 8। करेक्ट। बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है
बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है, यह चाइना का एक प्रकार का मुलायम पेस्ट है। हड्डी की राख से बनने के कारण इसे बोन चाइना बोलते हैं। समझ में आ रहा है लोगों? तो बोन चाइना क्या है? ये चाइना का एक मुलायम पेस्ट है, हड्डी की राख से बनने के कारण इसे बोन चाइना के नाम से जानते हैं। बोन चाइना में 50% हड्डी की राख होती है, 26% चीनी मिट्टी और बाकी चाइना स्टोन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम के लिए आवश्यक है, कैल्शियम के लिए क्या आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियाँ, ठीक है ना। कैल्शियम में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा अधिक रहती है। हमारे शरीर में का कुल भार का 4% खनिज लवणों से बना होता है। अस्थियों की वृद्धि एवं विकास के लिए कैल्शियम अत्यंत जरूरी है। दूध कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, इसलिए दूध खूब पिया करो, ठीक। दूध में उपस्थित कैल्शियम का अवशोषण शरीर में पूर्ण रूप से होता है। दूध 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 पी सकते हैं रोज ग्लास फुल, तो पी लिया करो। स्वस्थ आंतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है देखते हैं। लो, हमारा अलार्म बज गया। एक्चुअली मैं नाइट में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इट्स आई थिंक 4:09, क्योंकि राइट में प्रीफर करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, सुकून मिलता है। दिन में तो बहुत शोरगुल होता है ना, तो वी कांट स्टॉप अदर्स, है ना। हम दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करने के लिए हम कारपेट नहीं बिछा सकते, इसलिए अपने तरीके बदल लो, करेक्ट। तो कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम अस्थियों की वृद्धि विकास के लिए कैल्शियम अत्यंत आवश्यक है, परंतु शरीर में कैल्शियम का पूर्ण उपयोग तभी हो सकता है जब कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात सही हो। फास्फोरस शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए कैल्शियम की भांति फास्फोरस का भी महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित करती है, अस्थि। यह रोग मुख्यतः वृद्धों में होता है। अस्थियां निशस्त, कमजोर एवं भुरभुरी हो जाती हैं तथा जरा सी चोट लगने अथवा गिर जाने पर टूट जाती हैं। टूटी हुई अस्थियां जल्दी नहीं जुड़ती। ऑस्टियोपोरोसिस दो कारणों से होता है। पहला होता है हार्मोन्स की कमी के कारण, दूसरा आहार में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम खाया करो, ठीक है ना, अच्छे से। लिगामेंट स्नायु जोड़ता है किस चीज़ को? स्नायु जोड़ता है बेटा हड्डी की पेशी को। अस्थियां संधि स्थल पर जिन लचीली सफ़ेद मजबूत बंधनों से जुड़ी होती हैं उन्हें लिगामेंट स्नायु या अस्थिबंध कहते हैं। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक होता है, क्लियर। हड्डी का 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन तथा लगभग 62% भाग अकार्बनिक लवण मुख्य कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। इन्हीं लवणों की उपस्थिति के कारण ही हड्डियाँ ठोस और कठोर होती हैं। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ हैं? मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं। यह वक्ष के दोनों तरफ 12 होती हैं। यह अर्धचंद्राकार होती हैं। ये पीछे की ओर मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। अधिकतम विकलांगता डिसलेक्सिया, अधिगम विकलांगता, अधिगम माने लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। ये आप जब सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे होंगे या केवीएस के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आता है ना पूरा अच्छे से, तो उसमें है, ठीक है ना। और इसका भी होम साइंस का भी एक पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हमने
ये स्टार्ट किया हेल्थ एजुकेशन, ये कंप्लीट करके देन वो उस पर हम आएंगे, ठीक है ना। तो आपका पूरा हम साइकोलॉजी भी अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऑल राइट, सो डियर, हम कहाँ थे, हम थे बच्चों अधिगम विकलांगता, ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्लेक्सिया बोलते हैं, करेक्ट। चलन तंत्र, चलन तंत्र क्या है बेटा, चलन तंत्र हमारा क्या होता है बताइए। चलन तंत्र हमारा होता है, जस्ट वेट, मानव शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाने में कंकाल तंत्र ही सहायता करता है, करेक्ट। चलन कंकाल तंत्र का रूप है, इन्हीं की सहायता से हाथ पैर सिर आसानी से चल घूम सकता है। दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। शरीर में दो या दो से अधिक अस्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं। संधि स्थल पर कुछ मजबूत तंतु या स्नायु जुड़े होते हैं, इनको बांधने में सहायता करते हैं। दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में। दांत मुख गुहा में जबड़ों पर स्थिर होते हैं, जो भोजन को चीरने चबाने आदि के काम में आते हैं। मानव शरीर के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें छेदक, कृंदक, काटने और भेदक, रदनक, फाड़ने वाले, अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, राइट। कठोर निम्न में से कौन सा विषम है, ठीक है ना। हड्डियां कठोर और अलचीली होती हैं। हाँ भाई, नेचुरल सी बात है ना। मानव हड्डियां संयोजी ऊतक की बनी होती हैं, जिसमें मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट, श्वेत कोलेजन व पीले इलास्टिक तंतुओं का जाल होता है, जो इनमें दृढ़ता एवं लोच प्रदान करता है। हड्डियां रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसके कारण हड्डियां रंध्रीय भी होती हैं। अस्त के ऊतकों की कठोरता किस फास्फेट और कार्बोनेट के कारण होता है। अस्त के ऊतकों की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट तथा कार्बोनेट के कारण होता है। अस्थियों का लगभग 38-39% भाग ओसीन नामक प्रोटीन तथा लगभग 61-62% भाग मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है। मनुष्य के सभी कृंदक और रदनक दंत गिर जाने पर शेष बचेंगे 20। एक मनुष्य के शरीर में प्रत्येक जबड़े में 16 तथा 32 दांत पाए जाते हैं, जिनमें 8 कृंदक, 4 रत्नक और 8 अर्धचवर्णक। बारह चवर्णक दांत होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कृंदक, रदनक दांत गिर जाएं तो सिर्फ 20 दांत बचेंगे। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या होती है। कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? ये होते रीढ़ की हड्डी में रीढ़ की हड्डी को कशेरुकी दंड या मेरुदंड भी कहा जाता है। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पुच्छ अस्थ तक फैला हुआ होता है। 33 अस्थियों का स्तंभ होता है, जिसके प्रत्येक अस्थि को कशेरुक कहते हैं। एक वयस्क में छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य भोजन को काटने, तोड़ने, पीसने के लिए अलग अलग दांतों का प्रयोग करता है, जिनमें छेदक, ठीक है ना, की संख्या 8 होती है, जो जबड़ों के मध्य 4 ऊपर तथा 4 नीचे होते हैं। ये भोजन
को काटने के काम आते हैं। इसी प्रकार भेदक या रत्नक जो संख्या में 4 होते हैं और भोजन फाड़ने के काम आते हैं। इसी प्रकार अचवर्णक 8 तथा चवर्णक की संख्या 12 होती है। ये दोनों ही भोजन को चबाने के काम आते हैं। शंखास्थि, कान की अस्थि। कान की अस्थियां शंखास्थि का पिछला भाग होती हैं। गर्दन की पेशियां इसी कर्णमूल भाग से जुड़ी होती हैं। शंखास्थ शरीर की एक बहुत महत्वपूर्ण हड्डी होती है जो सिर के दोनों ओर तथा आधार पर स्थित होती है। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह मनुष्य तथा अन्य कशेरुक जंतुओं के पूरे शरीर को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, उसकी आकृति बनाए रखने के लिए शरीर में अस्थियों का ढांचा कंकाल होता है जो एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतकों, जिन्हें कंकाल ऊतक भी कहते हैं, से बना होता है। ये अस्थियां शरीर को आकृति एवं गति प्रदान करती हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा करती हैं और शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। राइट। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो बच्चों, खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। मानव खोपड़ी गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल है जो कशेरुका दंड के ऊपर वाले सिरे पर टिकी होती है। इसकी अस्थि की रचना 2 भागों में बटी होती है, यथा कपाल और चेहरा। कपाल में 8 अस्थियों का बना हुआ एक बॉक्स होता है जो खोपड़ी के ऊपर भाग को दृढ़ता से जोड़े रखता है, जिसमें चेहरा जिसमें स्थित होता है, उसमें 14 अस्थियां पाई जाती हैं। इस प्रकार खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 22 हो गई। करेक्ट। प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है। प्रणासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है। प्रणासी रक्तहीनता की स्थिति में शरीर के अस्थमज्जा के रक्त नष्ट होने का खतरा होता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की कमी से होने वाला यह रोग है। राइट। मानव शरीर के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी होती हैं? अचल संधि। मानव शरीर में अनेक छोटी बड़ी हड्डियां होती हैं जो संधियों के माध्यम से एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार जुड़ी रहती हैं तथा शरीर को ढांचा प्रदान कर एक विशेष प्रकार का आकार देने में मदद करती हैं। संधि स्थल पर कुछ मजबूत तंतु स्नायु होते हैं जो अस्थियों को बांधने के अलावा विभिन्न अंगों की गति का नियंत्रण भी करते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि, मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियों को जोड़ने वाली अस्थि को अचल संधि, कंधे और कूल्हे में उपस्थित संधि को कंदुक खलिका संधि और कोहनी और घुटने के संधि को हिंज संधि कहा जाता है। ध्यातव्य है कि मस्तिष्क कोश में उपस्थित अस्थियां सीवन द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं, जिससे हिलने डुलने में वे असमर्थ रहती हैं, इसलिए इसे अचल संधि कहते हैं। क्लियर। मानव शरीर में सबसे कड़ी वस्तु क्या है? बट नेचुरल है, हमारे बोन्स हैं। ठीक है ना। अस्थियां हैं। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु अस्थियां हैं। अस्थियां रीढ़धारी जीवों का वह कठोर भाग होती हैं जो अंतः कंकाल का निर्माण करती हैं, शरीर को चलाने, सहारा देने एवं विभिन्न अंगों से रक्षा का कार्य करती हैं, से रक्षा करती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र
कंकाल तंत्र में सुडौलता एवं सौंदर्य पेशी तंत्र प्रदान करता है। ठीक है ना। हमारे शरीर में कंकाल तंत्र बाह्य त्वचा के बीच अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। मानव शरीर में पेशियों का निर्माण संकुचनशील पेशी कोशिकाओं द्वारा होता है। पेशियां भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं, परंतु आँखों के आइरिश तथा सिलियरी काय की पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। पेशियां मानव शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाती हैं। रेडियस तथा अल्ना अस्थियों के भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, बताइए सरकार। चलो, रेडियस तथा अल्ना अस्थि भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना। जब फ्रैक्चर हो जाए तो खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। हड्डियों के टूटने पर खपच्चियाँ सहारा देकर हम पट्टियाँ बांधते हैं, जिससे हड्डी पर अधिक दबाव न पड़े। टिबिया प्रमुख हड्डी है। टिबिया प्रमुख हड्डी है, पैर की प्रमुख हड्डी है। ठीक। मनुष्य के प्रत्येक पश्चपाद के ऊपरी भाग में एक लंबी अस्थि फीमर, निचले भाग में 2 लंबी अस्थि फीमर अस्थियां टिबिया कहलाती हैं। ऊपरी भाग में जो होती है लंबी अस्थि उसको फीमर बोलते हैं, और निचले भाग की जो लंबी अस्थि होती है उसे टिबिया बोलते हैं या फिबुला बोलते हैं। ठीक है ना। टिबिया को शिरा बोन भी कहा जाता है। यह टिबुला से ज़्यादा मोटी या फिबुला से ज़्यादा मोटी एंड बड़ी और मजबूत हड्डी मानी जाती है। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं इंटरकोस्टल्स। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह इंटरकॉस्टल पेशी कहलाती हैं। इंटरकॉस्टल पेशी पसलियों के मध्य 22 छोटी छोटी पसलियों का समूह होती हैं, जो श्वसन के दौरान सीने की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह पेशियां सीने के फैलने और सिकुड़ने में सहायता कर श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेरुदंड कोश, पसलियां तथा उरोस्थि। धड़ की अस्थियां। मेरुदंड कोश, पसलियां तथा उरोस्थि धड़ की अस्थियां हैं। मनुष्य का मस्तिष्क खोपड़ी की हड्डियों में सुरक्षित रहता है। वक्षास्थि या उपरोस्थि के साथ मिलकर पसलियां वक्ष के पिंजर का निर्माण करती हैं। इसके अंदर हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। ठीक है ना। वैसी पसलियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं, फीमर से जुड़कर नितंब को जोड़ का फैलाव करती हैं, वे कहलाती हैं, वे बेटा ग्लूटियल कहलाती हैं। ऐसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ को फैलाव करती हैं, वो ग्लूटियल पेशियां कहलाती हैं। ग्लूटियल पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी, इसका उद्गम इलियट के लेटरल सतह और सीकम से होता है। यह नितंब के जोड़ को फैलाती हैं तथा जब टांगे स्थिर रहती हैं तो यह धड़ को फैलाती हैं। ग्लूटियस मीडियस पेशी, इसका उद्गम भी इलियम के लेटरल सतह से निवेशन फीमर के ग्रेटर ट्रांकैटर पर होता है। यह नितंब के जोड़ को फैलाती
है तथा फीमर का पार्श्वीय घुमाव तथा अपवर्तन करती है। ग्लूटियस पेशी, इसका भी उद्गम इलियट के लेटरल सतह से जब निवेशन फीमर के ग्रेटर ट्रांकैटर पर होता है। यह भी नितंब को फैलाने और फीमर के पार्श्वीय घुमाव एवं अपवर्तन के लिए जिम्मेदार पेशी है। अस्थिपंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है? सिर, धड़, अग्रांश सभी अस्थिपंजर के भाग होते हैं, जबकि रक्त कणिकाएं रक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। रक्त की कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, यथा लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट। लाल रक्त कणिकाएं रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन तथा श्वेत रक्त कणिकाएं रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ध्यातव्य है कि 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं अस्थमज्जा से उत्पन्न होती हैं। पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग होता है फ्रैक्चर बोर्ड का। पैर की हड्डी टूटने पर फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग होता है, जबकि हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए बैट क्रैडल का प्रयोग होता है। बैट क्रैडल का प्रयोग किया जाता है, अभी आपने सुन लिया ना, ये हड्डी की टूट या जले हुए व्यक्ति के बिस्तर के लिए। बैट क्रैडल का प्रयोग हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए किया जाता है। बैट क्रैडल एक प्रकार की लकड़ी अथवा एल्युमिनियम का बना होता है, जिससे रोगी के बिस्तर पर इसलिए रखा था ताकि रोगी के घायल अंग को चादर या कंबल न छुए। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। खपच्चियों का प्रयोग बेटा टूटी हुई हड्डियों को अपने स्थान पर रोकने के लिए किया जाता है। खपच्चियों का प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को अपने स्थान पर रोकने के लिए किया जाता है। हड्डियों के टूटने पर खपच्चियों का सहारा देकर हम पट्टियां बांधते हैं, जिससे हड्डी पर दबाव न पड़े। करेक्ट। वक्ष में कुल कितनी अस्थि पाई जाती है? तो 29 अस्थि पाई जाती है। वक्ष में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। वक्ष की संरचना बाहर से देखने पर संदूक के समान दिखलाई देती है। इसके अंदर हृदय, फेफड़े आदि कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। वक्ष भाग में निम्न लिखित अस्थियां पाई जाती हैं। उरोस्थि, पसलियां। उरोस्थि 1 होती है, पसलियां 24 होती हैं, अंश मेखला 4 होती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता तथा सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र, ये कौन सा होता है बेटा? बोलो, कुछ तुम कहो। हाँ भाई, कुछ कहा करो। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र पेशी तंत्र है। पेशी तंत्र का निर्माण मांसपेशियों द्वारा होता है। मांसपेशियों का निर्माण पेशी कोशिकाओं से होता है। हमारे शरीर में लगभग 600 to 640 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर अस्थिपंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 26 होती है। मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुकाएं कहते हैं। बाल्यावस्था में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, परंतु वयस्क व्यक्तियों में 26 होती है। श्वसन तंत्र हमारा आ गया। करेक्ट। फेफड़ों की, मैं स्टॉप कर दूं क्या? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आऊँ, कहीं ऐसा ना ओवर हो जाए, है ना? तो हमारा डी, यानी पेज नंबर हमारा कौन सा है बेटा? पेज नंबर एक बार देख लें क्या? पेज नंबर हमारा है 643, राइट? 643। इसके बाद आते हैं बेटा। ऑलराइट, थोड़ा कर लेते हैं, देन ओके, विल कम बैक। मतलब वीडियो बने कम से कम, ये ना हो कि क्या हो गया। करेक्ट। सो अभी मिलते हैं।